ऑनलाइन जा रहे हैं हम लोग। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ओर से अनेक मंगल कामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, पूरा देश और पूरा विश्व जो है आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम लोग एक संकट की स्थिति में इस सारी व्यवस्था ने हमें रखा हुआ है। लोग, हजारों करोड़ों लोग जो आज श्रमिक लोग, किसान लोग जो अपने परिवार से दूर है और कहीं परिवार से मिलना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वो समस्याओं में है। तो ऐसे लोगों को जो हम हर संभव जो है मदद कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, इससे बचाव के लिए, इससे सुरक्षा के लिए जो प्रशासन से हमें सूचनाएं मिलती है उसके उसके उन सूचनाओं का भी हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 मई से हम लोग एमएनटी न्यूज नेटवर्क के माध्यम से बुद्ध विचार महोत्सव मना रहे हैं। आज यह तीसरा दिन है और तीसरे दिन के 5वें हम चर्चा सत्र में, 5वें परिचर्चा में आज हम मिल रहे हैं। जो लोग हमारे इस परिचर्चा को अभी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग फेसबुक पर इसको देख रहे हैं वो अपने फेसबुक वॉल अर्थात टाइमलाइन पर इसको शेयर करें और फिर वहां से आप देखें और अपने मित्रों को भी वहां से इनवाइट कर सकते हैं देखने के लिए। विभिन्न ग्रुप में भी आप पोस्ट करके इसको आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं आज की परिचर्चा को सुनने के लिए। जो आज की जो परिचर्चा है उस परिचर्चा का विषय है संगठन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की विनय संहिता। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पर भी इस विषय को देख सकते हैं। संगठन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में तथागत बुद्ध की परिचर्चा। जो आज हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पैनलिस्ट को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर निसर्गन जी है। आप कोल्हापुर महाराष्ट्र से है और साहित्यिक है, आप अभ्यासक है इन सारे विचारों के। दूसरे हमारे साथ पैनलिस्ट है जीएस कश्यप जी। जीएस कश्यप भी जो है अभ्यासक है, संगठन शास्त्र के, बुद्ध के साहित्य के अभ्यासक है। और तीसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं माननीय सतीश बौद्ध जी। सतीश बौद्ध जी को तो आप जानते ही हैं, हमारे चैनल पर वो आए हैं और वैसे भी आप उत्तर भारत से खासकर लोग उनको जानते हैं, देखते सुनते। तो सभी पैनलिस्ट का मैं आज हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी सर। सभी को आज की बुद्ध की अनेक मंगल कामनाएं जी। तो साथियों, हम लोग आज चर्चा को शुरू करते हैं। मैं सीधे सर्वप्रथम डॉक्टर निसर्गन जी से सवाल पूछूंगा, फिर सतीश बौद्ध जी की तरफ आऊंगा, फिर जेएस साकेत जी के तरफ आऊंगा। डॉक्टर निसर्गन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आज का जो विषय है संगठन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की विनय संहिता, तो आप प्राध्यापक है, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक बड़े संगठन में आप कार्यरत भी है। तो ये संगठन शास्त्र क्या है, इसके संदर्भ में आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, पहले तो एमएनटी ने सर्वोत्तम भूमिपुत्र गौतम बुद्ध जी की जयंती के अवसर पर ये जो परिचर्चाएं रखी है, मैं एमएनटी का और पूरे एमएनटी के जो दर्शक हैं उन सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। इस बात को हमने बिल्कुल जो समझना चाहिए कि बुद्ध का जो आज के संदर्भ में जो विचार है वो बहुत ही पर्याप्त और बहुत ही प्रासंगिक तौर पे लिया है। और इस संदर्भ में खासकर उनका जो संगठन शास्त्र का जो विचार है, जो विनय संहिता के साथ हम जोड़ के देखते हैं। जब फॉर्मली इसमें अगर हम देखते हैं कि संगठन एक ऐसे समूह है जो स्ट्रक्चरल वे में काम करता है और वो किसी एक उद्देश्य के साथ काम करता है।
लेकिन संगठन शास्त्र क्या है? संगठन शास्त्र ये साइंस है, मतलब ये ऐसी नीति है, ऐसा एक मूल्य है, ऐसा एक विचार है जिसमें संगठन के लिए लगने वाले पूरे विचार, उसकी साइकोलॉजी, उसका मैनेजमेंट और जो उसके लिए लगने वाले स्रोत है, इसका अंतर्निहित होने वाले जो जो कोई भी उसके एलिमेंट है, उनका विचार करता है। मतलब संगठन शास्त्र ये एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होने के बावजूद भी ये मतलब क्या करता है, पूरे संगठन का ढांचा जो है, वो ढांचा उसका प्रवेश होने से उसके पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से एक विवेचन करता है। मतलब संगठन एक दृश्य रूप में हमें दिखता है, लेकिन संगठन शास्त्र उसको चलाने का एक विचार होता है। इसी ढंग से हमें संगठन और संगठन शास्त्र को देखना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो विषय को शुरुआत की है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संगठन शास्त्र के बारे में बताया। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं इसी संदर्भ में कुछ बातें जो है सतीश बोध जी से भी जानना चाहूंगा। सतीश बोध जी। सर्वप्रथम आज परम पावनी त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं एमएनटी टीवी को और समस्त भारत के जनवासियों को मंगल कामनाएं देता हूं। मुद्दा बहुत अच्छा है। जहां तक बात है संगठन की, तो बुद्ध के अगर हम 3 पिटक पढ़ते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्मा पिटक और विनय पिटक। ये जो विनय पिटक है, विनय पिटक में संगठन और संगठन को चलाने वाले लोग और संगठन का हिस्सा बनने वाले लोगों के संदर्भ में नियम, कायदे, कानूनों का उल्लेख किया गया। बुद्ध ने अपने समय में जो प्राथमिकता दी थी वो भिक्षु संघ को दी, फिर उपासक संघ बने, 2 संघ रहे। तो उनमें खास तौर पर वह व्यवस्था जहां लोग आपस में मिलते हैं, मिलकर के एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुशासित ढंग से निर्धारित कार्यक्रमों को पूर्ण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब लोग एकजुट होते हैं तो वहां संगठन बनता है। यहां शर्त इस बात की है कि कॉमन गोल हो, लक्ष्य जो है एक हो। भिन्न भिन्न लक्ष्य होने पर लक्ष्य व्यक्तिगत हो जाते हैं, वो संगठनात्मक नहीं रह पाते। तो ऐसे में बुद्ध ने कहा है कि एक तो कॉमन गोल होगा, दूसरा उन गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर हैज टू बी सुपरविजन। एक ऐसा व्यक्ति हो जो सुपरवाइज कर सके, जो दशा और दिशा का निर्धारण करते हुए कार्यों का किया जाना निहित हो, निर्धारित किया जा सके। एक ऐसी लीडरशिप उसमें हो। साथ ही साथ बुद्ध ने केवल लीडरशिप के बारे में ही बात नहीं की, बुद्ध ने बात की है वो लोग जो संगठन का हिस्सा हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए, भले ही वो चाहे लीडर हो या फिर फॉलोअर हो। उन्होंने कहा है सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। तो यहाँ बताया गया सुपटिपन्नो मतलब जो नेतृत्व करता हो या फॉलोअर हो, वो उस मार्ग का अनुसरण करेंगे, उस मार्ग का अनुसरण करेंगे जो मार्ग सही हो, उचित मार्ग हो, वह मार्ग जो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी दिशा में लेकर के जाता हो। फिर वो कह रहे उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो कि हर वो व्यक्ति जो उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उस दिशा में काम करना चाहता है, उसका अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना, सजग होना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उसका कर्तव्य बन जाता है, चाहे वो नेतृत्व करता हो चाहे फॉलोवर हो। फिर कह रहे हैं कि न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उस निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन मार्गों का अनुसरण नेतृत्वकर्ता और फॉलोअर जब करते हैं तो वह तर्क संगत होना चाहिए, वह युक्ति संगत होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ताकि उस पर सभी का भरोसा बढ़ सके और वह एक सही दिशा में आगे जा सके। फिर बुद्ध कह रहे हैं कि सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो कि जब संगठन करता
नेतृत्वकर्ता और फॉलोअर ने मिलकर के एक निर्धारित उद्देश्य बना लिया है, कहां पहुंचना है। उस उद्देश्य को पाने के लिए विजन तैयार कर लिया गया है, उस विजन को पाने के लिए वैल्यूज तैयार कर ली गई हैं, उन वैल्यूज को एग्जीक्यूट करने के लिए नियम, कायदे, कानून, प्रिंसिपल्स डिजाइन कर लिए गए हैं। तो बुद्ध कह रहे सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, तो जैसे बनाए हैं वैसे के वैसे ही एग्जीक्यूट करने। मतलब ये हो गया कि अगर आज संगठन ने कोई नियम बनाए हैं तो वो नियम सतीश बौद्ध पे भी लागू होता है, तो सतीश बौद्ध को उन नियम को ऐसे के ऐसे ही अपने आचरण में ढालना पड़ेगा जैसा उनका मुख्य स्वरूप है। तो इस तरह से बुद्ध ने यहां से शुरू किया है। आगे बुद्ध और भी कई बातें बताएंगे, जब आप सवाल करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। ओवर टू यू प्रदीप जी, ओवर टू यू। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई सतीश जी आपने। जो बुद्ध की विनय संहिता है उसको सीधा आपने उसमें प्रवेश किया। जो हम चाहते थे कि इसी प्रकार से हमारी चर्चा आगे बढ़े कि विनय संहिता और आज के संगठन शास्त्र में क्या संबंध है, इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते थे। जो आपने उसकी शुरुआत की है इसके लिए आपको साधुवाद। मैं शाक्य जी की तरफ आना चाहूंगा। शाक्य जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आपने माइक ऑफ किया है। माइक ऑफ जी ऑन है। हेलो जी हेलो। आपसे जी शाक्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी सतीश बौद्ध जी ने जिस विषय को शुरुआत की है उसी विषय के संदर्भ में हम जानना चाहेंगे आपसे कि बुद्ध की जो विनय संहिता है उसका आज के संगठन शास्त्र में क्या संबंध है, किस प्रकार से आप रिलेशन उसको देखते हैं। शाक्य जी। वैसे बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आज के इस पावन मौके पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम भगवान बुद्ध के पीरियड को, उस कालखंड को देखते हैं तो ये साफ पता लग जाता है कि उस कालखंड में जो भी कुछ घट रहा था वो संगठन के माध्यम से ही लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उसके काउंटर में भगवान बुद्ध ने जो संगठन दिया, संगठन की जो रूपरेखा बनाई, उन्होंने 4 तरह के दिए। एक तो उपासक संगठन, उपासक का, फिर उपासिका का, उसके बाद भिक्षु का, भिक्षुणी संघ का, 4 संघ उन्होंने बनाए। और चारों संघ कैसे नियम का पालन करेंगे, इसके लिए उन्होंने विनय पिटक में इसकी विस्तृत चर्चा किया कि कैसे और एक अच्छा गुरु होना चाहिए। हेलो, आप माइक ऑन कीजिए शाक्य जी, वहां से फिर से माइक ऑफ कर दिया आपने वहां से। शाक्य जी, आपकी माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए वहां से। हेलो, माइक ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए सर। नहीं आ रही? हेलो, हाँ अभी पहुंच रही है, बोलिए, अभी बोलिए। हेलो, हाँ पहुंच रही है, बोलिए जी। आ रही? जी पहुंच रही है आवाज। हेलो, हाँ हाँ हाँ। भगवान बुद्ध ने 4 संघ बनाए और उन 4 संघ में सबसे पहले उन्होंने भिक्षु संघ बनाया, फिर भिक्षुणी संघ बनाया और उपासक उपासिका संघ जो गृहस्थ हैं। और इनको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जिसको विनय पिटक में वर्णित किया कि कैसे उसका संचालन होगा, किस तरीके से ये अपने दैनिक कार्य करेंगे, किस तरीके से लोगों से संवाद करेंगे और किस तरीके से पूरा समाज एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। शायद मुझे लगता है कि उस कालखंड में पहली बार इतना विस्तृत काम किया गया संगठन के नाम, संगठन के रूप में। हेलो जी, बोलिए बोलिए। और ये जो विनय पिटक है, ये पूरी तरह से
समाज के लिए है और मुख्य रूप से इसमें भिक्षुओं को किया गया ताकि भिक्षु संघ इस काम को देख सके और भिक्षुओं के ऊपर 227 नियम लगाए गए, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो हमें उसे पालन करने का आना चाहिए। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम बताएंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए इन्होंने गुरु का काउंटर, मुझे लगता है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है सभी को इस बात, क्योंकि उस आप चलते चलते बात मत कीजिए, इसलिए आवाज कट रही है आपकी। नहीं, वो मुझे लग रहा है कि आवाज कट रहा जी। एक जगह खड़े होकर हेलो। बात कीजिए। जी 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 ठीक है, मैं आप थोड़ा सेट कर लीजिए, मैं तब तक डॉक्टर निसर्गन सर जी से जानकारी लेना चाहूंगा इस विषय के संदर्भ में। सर, हम जो चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर निसर्गन सर, ये जो बुद्ध की विनय संहिता और संगठन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में सतीश बौद्ध जी ने इसको शुरू किया, इसके ऊपर आप क्या और संदर्भ रखना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे, जबकि हम अभी हमें अगले भी विषय की तरफ मुड़ना है। जी सर, एक तो बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि सोशल साइंस में एक थ्योरी है। ये थ्योरी स्पष्ट रूप से ये दर्शाती है कि जिस समाज का संगठन सक्षम है उससे ही पता चलता है कि वो समाज कितना सामर्थ्यशाली है। मतलब अगर समाज को हमने सामर्थ्यशाली बनाना है तो उस समाज का संगठन भी उतना ही सक्षम, उतना ही प्रभावी होना, ये उसकी पूर्व आवश्यकता है। इस ढंग से अगर हम विनय संहिता के तौर देखते हैं तो उसके नाम से ही हमें बिल्कुल पता चलता है कि विनय का मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन, और संहिता का मतलब कोड। ऐसा कोई रूल नहीं, कोड जो है संहिता है। तो अनुशासन जो अपने आप पे लागू होने वाला, मतलब वो कोई कंट्रोल नहीं करता, ऐसे कोई कंट्रोल नहीं करने वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला एक ऐसा संघ, एक ऐसी संहिता जो एक संघ को लागू होती है। ये तो एक बात है विनय संहिता के बारे में। दूसरी एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो ये कि विनय संहिता को अगर हमें मतलब उसका इंपॉर्टेंस देखना है तो वो ये इंपॉर्टेंस है कि ये सामाजिक क्रांति के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले, पूरा मतलब सर्वस्व त्याग करने वाले लोगों का ये संघ है। मतलब सामाजिक क्रांति अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमें मतलब हमारा जीवन दायित्व जो कही है वो निभाने के लिए सर्वस्व अर्पण करना पड़ता है। ये जो विनय संहिता, मतलब अगर सर्वस्व अर्पण करने के बाद भी हमें ऐसे कोड में रहना ज्यादा जरूरी है जो समाज के क्रांति के लिए बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो इस ढंग से हमें विनय संहिता की तरफ देखना चाहिए। मतलब विनय संहिता सिर्फ बुद्ध के विचारों का प्रचार करने वाले कुछ भिक्षु के संघ का ये नहीं है। तो भिक्षु ये सामाजिक क्रांति के जो प्रचारक है जिन्होंने अपना सब कुछ मतलब त्याग दिया है, ऐसे लोगों के मतलब एक अनुशासन की सूची है, जिस सूची को हमें मतलब सामाजिक क्रांति की सोच रखने वाले हर एक संगठन, हर एक समाज को लिए एक आदर्श रूप के रूप में देखना चाहिए। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण। मैं सतीश बौद्ध जी की तरफ आऊंगा। सतीश बौद्ध जी, जो चर्चा आपने छेड़ी की विनय संहिता और संगठन शास्त्र के बारे में आप बता रहे थे, उसमें आप थोड़ा सा ऐड भी कर लीजिए, को जानकारी भी दीजिए। लेकिन मैं आपसे खास करके इस संदर्भ में सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो संगठन शास्त्र है, संगठन जिसको बोलते हैं, उसका समाज की निर्मित की प्रक्रिया में, समाज निर्माण की प्रक्रिया में इसका क्या भूमिका होती है, इसके संदर्भ में आप बताएं सतीश। असल बहुत बहुत साधुवाद फिर से मुझे मौका देने के लिए। यहाँ जब बात आती है संगठन का महत्व क्या है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, और दूसरी बात यह है कि जब कोई संगठन होता है तो कोई व्यक्ति उस संगठन का हिस्सा क्यों बने, उस संगठन का हिस्सा बनकर व्यक्ति को क्या प्राप्त होने वाला है।
तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि लोग संगठन में क्यों आते हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है और संगठन महत्वपूर्ण क्यों है। संगठन में लोग सबसे पहले आते हैं कि उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है। जैसे जब बामसेफ का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय बहुजन समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था। जैसे ही बामसेफ संगठन का निर्माण हुआ तो विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदाय के लोग एक छत के नीचे इकट्ठा हुए और एक दूसरे के सहयोगी बनकर पूरक हो गए, जहां लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हुई। तो संगठन में आकर के सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों को महसूस होती है। दूसरा, एक स्टेटस मिलता है। जब आप एक किसी संगठन का हिस्सा बनते हैं तो संगठन का हिस्सा बनने के बाद आपके अंदर उनके नियम, कायदे, कानून का जब आप अनुपालन करते हैं तो आप अनुशासित हो जाते हैं। जैसे ही आप अनुशासित होते हैं तो उन संगठन के मूल चूल उद्देश्यों को, मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित शिक्षा दी जाती है। तो उन शिक्षा को प्राप्त करने से मानसिक विकास होता है। लोगों से मुलाकात करने से, लोगों से मिलने से, उनकी बातें सुनने से और अपनी बात कहने से मानसिक विकास होता है, जिस करके व्यक्ति का ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होता है और एक स्टेटस बनता है। स्टेटस का संबंध केवल धन से ही नहीं होता, स्टेटस का संबंध आपके विचारों से होता है। जिसके जितने ज्यादा ऊंचे विचार होते हैं उसका स्टेटस उतना ही अच्छा होता है। स्टेटस का संबंध आपके आचरण से होता है। स्टेटस का संबंध आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड द वे यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है कि आपके शब्दों में कितनी जान होती है। जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल बड़े ही अनुशासित ढंग से और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ करते हैं तो आपके शब्दों में ताकत पैदा हो जाती है और आपके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपका स्टेटस क्या है, और ये स्टेटस एक अच्छे संगठन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और अगली बात है कि संगठन से हमें शक्ति प्राप्त होती है जब हम संगठन का हिस्सा आते हैं। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मतलब आई एम नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग या फिर मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, अभी केवल मैं संगठन की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जब जब हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश में जब जब हमारी सरकार आई, यकीन जानिए हमें शक्ति का आभास हुआ, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी का आभास हुआ, हमें लगा कि हमारा स्टेटस बढ़ा है। तो शक्ति मिलती है संगठन से, संगठन शक्ति देता है। और इन्हीं चीजों का केवल एहसास ही नहीं कराया बल्कि अनुभूति करवाई बुद्ध ने। और जब लोगों को इस बात की अनुभूति हुई तो यकीन जानिए पूरे विश्व में बुद्ध से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है कि जिस तेज गति से लोगों ने बुद्ध की तरफ रुख किया था, पूरा का पूरा एशिया जैसे पलट के रह गया। एशिया के विभिन्न देशों में, चाहे वो थाईलैंड हो, वियतनाम हो, जापान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, ये सब लोग जैसे बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ बढ़े, क्योंकि उस सम्राट अशोक ने जो है संघ के माध्यम से आगे बढ़ाई बात। तो इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम पूरे विश्व में अभी तक किसी भी धार्मिक प्रवर्तक ने नहीं उठाया। और जो इनकी शिक्षाएं रही, यकीनन इनकी शिक्षाओं से इनके संगठन में आकर के अभी बताया कि जो है भिक्षुणी संघ है, यकीन जानिए महिलाओं को सुरक्षा महसूस हुई है। आम्रपाली जैसी महिला जिसे वैशाली की नगर वधू कहा जाता था, उसे भी संघ में आकर के सुरक्षा प्राप्त हुई है। तो इस तरह से मैं रिपीट करना चाहूंगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, सेंस ऑफ स्टेटस मिलता है, हमें पावर का अनुभव होता है और हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ता है। ये आखिरी बात कहना चाहूंगा, सेल्फ स्टीम बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्फ स्टीम होता है कि मेरी नजर में मेरी वैल्यू का बढ़ जाना। मुझे किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। फिर मैं किसी से भी आंखों में आंखें डाल करके बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के अपने सही शब्दों का उच्चारण, समयक वाणी कहते हैं, सही शब्दों का उच्चारण करके मैं अपनी बात को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकूं, तो वहां मुझे सेल्फ स्टीम आ जाती है। ओवर टू यू प्रदीप जी, थैंक यू।
जी जी जी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि जो क्षमताओं का निर्माण होता है संगठन की वजह से, और वो संगठन की वजह से क्षमताओं का निर्माण होते होते हम लोग अपनी बात को रखने में ऐसे कंफर्म हो जाते हैं, जिसके आधार पर हम अपने विचारों को, हमारे जो नैतिक विचार है उसको उसको प्रचार प्रसारित कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर निसर्गन सर से जानना चाहूंगा कि जो बात चली है समाज निर्माण की, संगठन और समाज निर्माण में संगठन की भूमिका की, तो ये भूमिका भी आप और इसमें स्पष्ट कीजिए, और संगठन और प्रचार प्रसार के बुद्ध बीच में जो बुद्ध की विचार पद्धति रही, बुद्ध ने जो विचार दिया, उसके संदर्भ में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। यस सर। जी जी। बिल्कुल सतीश बौद्ध जी ने जो बात छेड़ी है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। हेलो। जी। हाँ, आवाज आ रही है सर? हेलो। सर हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। हाँ जी। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि सतीश बौद्ध जी ने जो बात छेड़ी है कि किसी भी समाज के निर्माण के लिए किस मतलब संगठन का जो योगदान है ये डिस्कनेक्ट हो बहुत, रही है आपकी आवाज। और ये जो संगठन, अभी आ रही है आवाज? प्रदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके ओके। जी, बौद्ध जी, मैं ये कह रहा था कि बौद्ध जी ने बहुत अहम बात कही है। ये बात मतलब संगठन जो सोच जो है, मतलब जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एक उद्देश्य की नींव, एक संरचनात्मक ढंग से काम करने वाले लोग अगर कोई सोच रखते हैं, जिस सोच के तहत वो काम करते हैं, वो सोच मतलब उस समाज के निर्माण की लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। बुद्ध का ही हम अगर उदाहरण लेते हैं तो बुद्ध के पहले जो समाज था, उस समाज के प्रचार में जिस ढंग से वर्ण व्यवस्था, उसका शोषण और ये सब जो चीजें थी, तो वो जैसे कि कश्यप जी ने भी पहले कहा था कि उस संघ के कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, जिस प्रयास के तहत उस समाज की निर्मित हुई थी। और बुद्ध ने जब एक सांघिक प्रयास किया और सांघिक प्रयास के बाद एक नए समाज की निर्माण की, जिसका हम मतलब कम से कम 2000 साल ईस्वी सन 6 से लेकर करीबन 12 तक, ईस्वी सन करीबन 1800 तो 2000 साल तक जिसका प्रभाव भारतीय समाज के निर्माण में रहा। तो ये क्या है कि वो जो समाज है जिसमें मतलब बुद्ध के संघ की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। मतलब संघ जो सोचता है और जिस ढंग से समाज जीवन में उसका प्रचार और प्रसार करता है, उसी ढंग से समाज के निर्मिति होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया शुरू होती है। मानव संघ संघ के मतलब जैसे कि विनय पिटक ने निर्धारित किया है कि संघ के प्रवेश के लिए मतलब प्रवज्जा लेने के लिए ऐसे ही कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं आ सकता। तो उसके लिए कोई ऐसी नियत नियमावली होनी चाहिए, जैसे कि प्रवज्जा लेनी हो मुझे, तो प्रवज्जा लेने के लिए भी मुझे कुछ समय देना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए कोई टीचर होना जरूरी, कोई उपाध्याय होना जरूरी है। अगर मैं उस उपाध्याय के पास जाऊंगा, उससे मेरी इच्छा, जैसे सर ने बोला कि मेरी इच्छा होनी चाहिए उसमें काम करने के लिए। अगर मेरी इच्छा है तो मैंने किसी टीचर को ढूंढना चाहिए, टीचर को ढूंढते उससे कोई प्राइमरी जानकारी लेनी चाहिए। अगर मेरी सोच और उस संगठन की सोच एक जैसी सोच है, तो फिर वो टीचर जो उस संगठन के बारे में, जो समाज की निर्माण की जो सोच है, उसमें हम मतलब डिस्कशन कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइन ले सकते हैं। और उस गाइडलाइन के जैसे ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तो हम प्रवज्जा के लिए मतलब हमारे, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरी क्या देने के लिए, समाज निर्मित के लिए मतलब क्या करने की कितनी तैयारी है, इसके लिए वो टीचर देखेगा। तो टीचर देखने के बाद जैसे ही उसको पता चलेगा कि हाँ ये वो व्यक्ति है कि जो समाज के निर्माण के लिए मतलब अपना त्याग देने के लिए, सर्वस्व देने के लिए तैयार है, तब संघ के मतलब संघ में आने की प्रक्रिया तब से शुरू होती है। मानो जिस प्रक्रिया में मतलब सर्वस्व त्यागने के पूरा अपना
नीचावर करने के प्रक्रिया में अगर संघ का प्रवेश होता है, उसके बाद भी संघ में उसको मतलब उपसंपदा नहीं मिलती है, उसके बाद भी वो प्रक्रिया निरंतर आगे चलती रहती है। वो टीचर वो उस प्रक्रिया में जब वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जाके एक सामूहिक निर्णय के रूप में चला जाता है, वो और सामूहिक निर्णय के रूप में अगर वो वहां पे अपनी बात रख के पूरे समूह का खुद का निर्णय नहीं बताता कि मैं चलो टीचर हूँ एक संघ का, तो मैंने इसको ले लिया और ये संघ का एक सदस्य बन गया, ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत एक बहुत ही अच्छी सुचारू रूप से प्रक्रिया है, जो समाज निर्माण के लिए जिस प्रचारक को हमें तैयार करना है, उस प्रचारक की जो तैयारी होनी चाहिए, जो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, ये प्रक्रिया विनय संघ के जो कोई भी अनुशासन के प्रक्रिया में अगर उसको देखते हैं तो संघ में वो पूरी थी। मतलब बुद्ध का संघ, इससे मेरा थोड़ा सा ये है, बुद्ध के नेतृत्व का संघ अगर इसको हम कहें तो वो ज्यादा अहम रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बुद्ध का संघ कहने से एक व्यक्ति का संघ होने की ज्यादा संभावना रहती है, लेकिन बुद्ध के नेतृत्व मतलब वो पूरे समूह का ये करता था। तो मतलब जिस समाज की अगर हमें निर्माण करना है, उस समाज का प्रतिरूप अगर हम हमारे संगठन में वो लाते हैं, तो उस समाज के निर्मित की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सुचारू रूप से, जैसे एक एग्जांपल देके मैं बताऊंगा कि अगर समाज में हमें इक्वेलिटी लानी है, तो संघ में उसी इक्वेलिटी का अगर न होना तो समाज में हम इक्वेलिटी नहीं ला सकते। तो समाज में इक्वेलिटी लाना का इसका मतलब है, जो संघ की निर्मित है, जो संगठन की निर्मित है, उस संगठन के निर्मित में, संगठन के कार्य प्रणाली में, संगठन के जितनी भी टैक्टिस और जो कोई भी प्रक्रिया है, शिक्षा है, उसमें अगर हम उस समता का भाव रखते हैं, उस व्यक्ति मतलब उस जो विचार है, विचार की अगर प्रक्रिया रखते हैं, तो वो प्रचारक समाज में जाके उसी प्रक्रिया को प्रचारित कर सकता है, और प्रचार करने के बाद उसी समाज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी मतलब हमें इसी ढंग से अगर ब्रदरहुड की भावना हो, अगर समाज के न्याय की भावना हो, अगर कोई भी अगर जिस सोच का हमें समाज निर्माण करना है, अगर वो सोच हम उस संघ में अगर पहले लाते हैं, तो उसी ढंग से बुद्ध के नेतृत्व वाले संघ में हमें वो सोच पूरी दिखती है। इसलिए हमें दिखता है कि बुद्ध के समय और बुद्ध के करीबन 2000 साल बाद भी वो समाज जो इक्वालिटी और ब्रदरहुड के बेस पे चलते दिखता है। जी जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। प्रचार तंत्र के बारे में उन्होंने बात की है डॉक्टर प्रभाकर निसर्गन सर ने। संगठन और प्रचार प्रसार के जो बारे में विचार पद्धति है उसके संदर्भ में बताया। मैं इसी को एक ऊपर प्रश्न तैयार करके सतीश बौद्ध जी से जानना चाहूंगा कि ये जो प्रचार तंत्र है या प्रचार प्रसार है, धम्म के, नैतिकता के विचारों का समाज निर्मित के लिए जो प्रचार प्रसार उन्होंने संगठन के माध्यम से किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध जो है ये संगठित प्रचार तंत्र के आद्य जनक है? सतीश जी। प्रदीप जी, वॉइस जो है काफी ब्रेक होके आ रही है। डॉक्टर साहब की आवाज भी बिल्कुल साफ नहीं आ रही थी। अभी मेरी आवाज साफ है? जी जी जी, ओके। आपको फिर से सवाल पूछूं? जी, एक्चुअली जब हम बात बुद्ध के संघ की करते हैं, बिल्कुल राइटली मेंशन्ड बाय डॉक्टर साहब कि हमें बुद्ध का संघ वाला जो शब्द है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली, वो बड़ा अच्छा शब्द बताया। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बुद्ध ने संघ बनाया, तो जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सबसे पहला सवाल ये है कि वो ज्ञान था क्या, और फिर उसी का तो प्रचार करना था ना। बुद्ध ये चाहते थे कि जो मुझे सीखने को मिला है वही चीज जनमानस तक पहुंचे, ताकि जन कल्याण हो सके, मानव कल्याण हो सके, मानव उत्थान हो सके। तो उसी दृष्टिकोण से बुद्ध ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए मानसिक ज्ञान को अष्टांगिक मार्ग के रूप में, 4 आर्य सत्यों के रूप में और कई अनेक विद्याओं के रूप में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन ये बात सत्य है कि जब आप प्रचार करने लगते हैं किसी विचारधारा का,
तो विचारधारा का प्रचार करने वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे उस समय भिक्षु हुआ करते थे, आज हम और आप हैं, तो उनको 3 चीजों का पालन करना पड़ेगा, तभी प्रचार अच्छा होगा। पहला, these people has to take ownership, सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। बुद्ध बता के गए हैं कि हमें ऑनरशिप, मतलब जिस विचारधारा का मैं प्रतिपादन करने जा रहा हूं, प्रचार करने जा रहा हूं, सर्वप्रथम मुझे उसकी ऑनरशिप लेनी पड़ेगी कि हाँ, मैं अपने हृदय से मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से इन विचारों को, इन संस्कारों को, जन कल्याणकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मन में विचार उत्पन्न हुआ तो मैंने ऑनरशिप ले ली, नहीं ये विचार बहुत जरूरी है, ये जन कल्याणकारी हैं, समाज के उत्थान के लिए जरूरी है, राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है, तो मैंने ऑनरशिप ले ली। तो अभी मस्तिष्क में है, मैंने विचार में अपनेपन का भाव पैदा कर दिया। अब उन विचारों को आगे पहुंचाने के लिए मैंने एक्शन लिया, अब ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैंने एक्शन, जैसे मैं घर से निकला और रास्ते में मैंने देखा कि एक मेनहोल का ढक्कन नहीं है, जो कि लोहे का बना हुआ था, कल रात को था, वो आज नहीं है। पता चला कि कुछ चोर उसे चुरा के ले गए। तो मैंने तुरंत, मेरे मन में विचार आया कि यार ये तो बड़ा गलत हुआ है, इसके आने वाली दुर्गंध से तो रोगाणु कीटाणु आ सकते हैं, लोगों में बीमारियां व्याप्त हो सकती हैं। कोई बाइक लेकर के आ रहा हो तो उसका पहिया उसके अंदर जा सकता है, कोई छोटा बच्चा मेनहोल में गिर सकता है, नुकसान हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसका ढक्कन लग जाना चाहिए। अभी मैं सोच रहा हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग ऑनरशिप ऑफ इट। अभी ऑनरशिप ले ली। अब ऑनरशिप लेने के बाद मैं घर आया, मैंने क्या किया, मैंने नगर निगम को एक चिट्ठी लिखी, महापौर को, सेवा में मुख्य नगर आयुक्त महोदय, सभी निवेदन यह है कि मेरे वार्ड नंबर सो एंड सो में एक कल रात मेनहोल का ढक्कन चोरी हो गया है, अतः उसके खुले रह जाने की वजह से वहां दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, रोगाणु कीटाणु की वजह से बीमारी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई, अतः शीघ्र अतिशीघ्र इसका ढक्कन लगवाया जाए। और मैंने वो चिट्ठी वहां पहुंचा दी। अब क्या किया मैंने जिम्मेदारी निभा दी, आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी क्या हुआ, 2-3 दिन बीते तो मोहल्ले वाले के कहने लगे, अरे सतीश भाई, वो तुमने चिट्ठी लिखी थी उसका कुछ हुआ नहीं। अब क्या किया उन्होंने, मुझे जवाबदेही निर्धारित कर दी। किसने? लोगों ने। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो लोग खुद पूछने लगेंगे कि सतीश भाई आपने ये किया नहीं यार, ये काम हो जाना चाहिए था। तो वो लोग जो प्रचारक हैं, वो लोग जो विचारों को, जन कल्याणकारी विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन्हें उन विचारों के प्रति ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अंत में जो बुद्ध ने कहा है इस व्यक्ति के बारे में जो प्रचार करेगा, उसके लिए कहा है, आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दक्ष नहीं हो, अंजलि करनी हो, अनुत्तरंग पुयंग खेतंग लोकासित। मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो इस तरह का प्रचार करता है वो है आहु नहीं हो, वो ही वर्दी है, वर्दी ऑफ गिफ्ट, उसे ही उपहार प्राप्त हो। उपहार कैसा? लोगों के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान, वो एक उपहार होता है। लोगों के प्रति मन में प्रेम भावना का उत्पन्न हो जाना, मैत्री भाव का पैदा हो जाना, बंधुत्वता के विचारों का उद्गमन हो जाना, आहु नहीं हो। तो ये किसको मिलेगा? ये उसी व्यक्ति को मिलेगा जो ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी निभाएगा। फिर क्या कहा बुद्ध ने? पाहु नहीं हो। पाहु नहीं हो मतलब ये उसी व्यक्ति को हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, मतलब आदर सत्कार। जब भिक्षु जाएगा, जाके कहेगा कि हे माते भिक्षाम देही, तो उसी को जो है आदर सत्कार मिलेगा जो इस काम को करेगा, हॉस्पिटैलिटी उसी को मिलेगी। फिर क्या? दक्ष नहीं हो। दक्षिणी नहीं हो मतलब भिक्षा में जो ऑफरिंग्स मिलेंगे, चाहे वो रोटी मिल जाए, चाहे पूरियां मिल जाए, चाहे पराठे मिल जाए, चाहे खीर मिल जाए, वो जो ऑफरिंग मिलेगी, चाहे चीवर मिल जाए, तो वो उसी को मिलेगा जो इन 3 कामों को करेगा। तो बुद्ध ने इंगित किया था भिक्षु संघ को, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो संगठन में वो सारे लोग जो प्रचारक होते हैं, तो उन्हें भी ऑफरिंग्स मिलती हैं। वो ऑफरिंग्स उन्हें ही मिलेंगी जो अपने काम के प्रति ऑनरशिप लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और अकाउंटेबिलिटी निभाएंगे। और चौथा कदम है अंजलिकरण हो, मतलब वो ही श्रद्धेय होंगे कि लोग उन्हें प्रणाम करेंगे, लोग उनका आदर सत्कार करेंगे। और 5वां और आखिरी है अनुत्तरंग पुयंग खेतंग लोकासित। ये वही लोग होते हैं जिन्हें संसार में सरपास किया जाता है। निसंदेह रूप से इनका लोग नाम लेते हैं, लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं, लोग कहते हैं ये व्यक्ति था, इसने ये कार्य करा। उदाहरण के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जो विचार प्रतिपादित किया, उनको आगे लेकर के आने वाले बीपी मौर्य और साहब काशीराम, और फिर जो है अब हमारे
वाम से पीपीआई के समस्त नेतागण ये क्या कर रहे हैं, सारे प्रचारक ही हैं। तो ये सारे इन चीजों के लिए लायक हैं, इन सबको प्रणाम किया जाना चाहिए। ओवर टू यू प्रदीप जी। जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सतीश बहुत जी आपने। ये जो लिगेसी है इसको हमें आगे बढ़ाना ही होगा, और इस लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर निसर्गन सर से भी जानना चाहूंगा कि जो बुद्ध को आद्य जनक के रूप में देखा जा रहा है ये संगठित प्रचार तंत्र के संदर्भ में, उसके संदर्भ में आप क्या ऐड कर सकते हैं? फिर मेरे पास और भी आपसे जानना है, मुझे और भी एक सवाल आपको पूछना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। मतलब ये जो कोई रिसर्च आज तक जो डेटा अभी हमारे पास है, वो डेटा अगर हम देख लेते हैं, वो रिसर्च अगर हम देख लेते हैं, तो उससे हम ये बिल्कुल बिना हिचक कह सकते हैं कि बुद्ध का मतलब बुद्ध के नेतृत्व वाला जो संघ है वही विश्व का पहला ऐसा ऑर्गेनाइज एफर्ट्स है, ऑर्गेनाइज संघ है। और इस ऑर्गेनाइज संघ के जो कोई भी ख्वाब था, उसका जो सपना था, उसी सपने के द्वारे एक प्रक्रिया के द्वारा समाज के निर्मित के लिए जो पूरी मतलब प्रचार यंत्रणा के साथ समाज की निर्मित में लगा था। ये बिल्कुल बिल्कुल इसके पहले कोई इस ढंग वाला एक खासकर उसके पहले जितने भी हमें दिखते हैं वो ये है कि मतलब सैनिक ही संग रहते हैं, लेकिन ये असैनिकी मतलब शस्त्र कोई हाथ में नहीं लिया, और बस अपना जो प्रचार तंत्र है उसी प्रचार तंत्र को सामने रखते हुए, अपने नैतिकता को सामने रखते हुए, जैसे सर ने कहा, और अपने मतलब समाज के जो निर्मित की प्रक्रिया, जो समाज के कल्याण की प्रक्रिया है, जैसे कि मतलब हमें पता है कि बुद्ध का जो सोच थी, जो बुद्ध ने जो अनित्य का जो संदेश दिया था, बुद्ध ने जो अनात्मता का जो संदेश दिया था, उसी प्रक्रिया में समाज में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जो प्रक्रिया निर्माण की थी, इस प्रक्रिया को बुद्ध ने अपने संघ के द्वारा समाज के प्रचार में लाया, और ये विश्व का पहला ऐसा संघ था जो इस ढंग वाले काम करने वाला संघ था। तो ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है जी। निसर्गन सर, आपसे मैं और एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप कंटिन्यू कीजिए कि भारत में जो समाज व्यवस्था है, भारत की समाज व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था, जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, उसको तोड़कर हम एक संगठन बनाना चाहते हैं, उन जातियों को तोड़कर। तो ये किस प्रकार से संभव है, और अगर ये संभव है किस प्रकार संभव है? अगर संभव है तो इसमें जो विनय संहिता है ये कितनी सहायक हो सकती है, क्या बता सकते हैं आप? निसर्गन सर। जी बिल्कुल सर। एक तो बात यह है कि जो भारतीय समाज में ईस्वी सन 6वीं सदी तक जो भारतीय समाज की संरचना का हिस्सा नहीं था, तो ये बिल्कुल तय है कि जाति व्यवस्था 6वीं सदी तक भारतीय समाज व्यवस्था का हिस्सा नहीं थी। तो आने वाले दिनों में इसको पूरा मतलब उसका डिस्ट्रॉय करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बुद्ध के समय में जाति का मतलब आज के संदर्भ में जिस ढंग से हम जाति व्यवस्था देखते हैं, उस ढंग वाली जाति व्यवस्था नहीं थी, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन वर्ण वर्ग व्यवस्था के रूप में उस समय की समाज व्यवस्था जो शोषण की समाज व्यवस्था थी, उसके बाद में भी हम मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था दिखते थे जिसमें हमें भेद की व्यवस्था में जिसको देखना चाहिए। तो इसको बुद्ध ने अपने संघ के द्वारा मतलब संघ के विनय के द्वारा एक इक्वालिटी के बेस पे, जैसे आपने कहा कि डिस्ट्रॉय करके ये निर्माण करने की प्रक्रिया की। मैं एक विनय संहिता का एक संदर्भ देके ही आपको कहूंगा कि बुद्ध ऐसे कहते हैं कि विनय मतलब संघ में आने के पहले आपकी क्या आइडेंटिटी है, ये संघ में आने के बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब संघ में आने के पहले आप जिस तरह से नदियां मतलब सागर में घुल मिल जाती है, तो इस तरह आपकी समाज में जो आइडेंटिटी है, समाज में आपका जो कोई भी मूल्य है, समाज में जो जिस विचारधारा से आप रहते हैं, ये मूल्य संघ में आने के बाद नहीं रहता। तो संघ ऐसा विचारों का था कि जिस समाज में भेदाभेद थे, वर्ण व्यवस्था थी,
शोषण था। तो ये जो था वो संघ में आने के पहले ही, मतलब प्रवज्ञा के पहले ही उसको खत्म करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया मतलब संघ में थी। उसी ढंग का विनय, उसी ढंग की एक प्रक्रिया, एक टैक्टिस मतलब विनय संहिता में दिखती है हमें। तो जब संघ में कोई मतलब व्यक्ति एक आता है और वो प्रवेशित होता है और समाज में जाके अगर वो इस ढंग का प्रचार करता है, तो मतलब उसको देख के वो एक मॉडल के रूप में समाज में अपने को अगर रखता है, तो समाज उसी प्रक्रिया में जाके अपने आप में उसका रेफरेंस लेके अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने वर्तन में परिवर्तन करता है। तो यही समाज निर्माण की प्रक्रिया होती है। समाज निर्माण की प्रक्रिया में रेफरेंस के साथ ही कोई समाज जिसको हम अपने आदर्शों को देखते हैं, तो जिसको हम आदर्श मानते हैं, तो उस आदर्शों को भी हमने अपने व्यवहार में लाने की प्रक्रिया में, तो भिक्खु संघ इस आदर्श के रूप में उस समाज के लिए काम करता था। तो इसलिए ये आसान हुआ कि उस समय वर्ण को मानने वाला समाज बिल्कुल वर्ण व्यवस्था के खिलाफ चला गया। आत्मा को और कर्म पुनर्जन्म और ये पूरी भागवत कथाओं को मानने वाला समाज पूरा साइंटिफिक तरीके के व्यवहार करने लगा। तो ये इसलिए बना क्योंकि जो संघ ने काम किया था, तो संघ का जो ये मॉडल के रूप में समाज में काम करता। और एक बात मैं ऐड करूंगा, ये बात ये है कि अगर किसी भी समाज व्यवस्था का निर्माण करना हो या किसी समाज व्यवस्था में कुछ ऐसी संरचना को अगर आपको खत्म करना हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है नोशन की, उस भाव की, जो भाव हमें अपने अंदर रख के उस भाव को प्रचारित करने का भी ढंग हमने अपनाना चाहिए। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं सतीश बौद्ध जी की तरफ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आऊंगा। जैसे कि जातियों को तोड़कर एक संगठन बनाना है, जिसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं, एक समाज बनाना है उस प्रक्रिया में, और उसके संदर्भ में विनय संहिता की कितनी सहायता है, कि कितना सहायक है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सतीश बौद्ध जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ह्यूमन एनर्जी है, ये सब जातियों को तोड़ने के लिए जो ह्यूमन एनर्जी चाहिए होती है, तो उसका जो व्यवस्थापन है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसको ह्यूमन एनर्जी को चैनलाइज करने में क्या ये विनय संहिता अपनी भूमिका अदा कर सकती है? क्या ये जातियों को तोड़कर संगठन बनाने में भी विनय संहिता अपनी भूमिका अदा कर सकती है? सतीश जी, मेरा आवाज आप तक पहुंच गई? जी हाँ, मेरी आवाज सुन पा मेरे तक आ गया। यस, आई कैन लिसन टू यू। ये जो शब्द है जाति तोड़ने वाला, ये बहुत ही गंभीर शब्द आपने इस्तेमाल कर लिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातियों को तोड़ने की ही बात करते थे। अब यहाँ जब जमीनी स्तर पे आते हैं तो आपको स्थितियां विपरीत दिखाई देती हैं। जब आप जाति तोड़ने की बात करते हैं तो वो लक्ष्य ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इतना कठिन है कि उस मार्ग पर लोग चलना नहीं चाहते। तो फिर क्या किया, लोगों ने जातियों को तोड़ने के बजाय जातियों को जोड़ने का काम किया। अगर आप बामसेफ के मूल आधार को देखें तो आप पाएंगे कि बामसेफ के निर्माणकर्ताओं ने जातियों को तोड़ने के बजाय जातियों को जोड़ने का काम किया। इसके विपरीत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थ्योरी जातियों को तोड़ने की थी। तो हमारे जो नेतागण आए, जो समाज का नेतृत्व कर रहे थे, वो बाबा साहब की बताई गई थ्योरी कि हम जातियों को तोड़ दें और एक नए राष्ट्र का निर्माण करें, उस दिशा को छोड़ करके उन्होंने जातियों को जोड़ने का काम किया। अब यहाँ पर भी सवाल यही पैदा हो रहा है, जब आप समाज के उत्थान की बात करते हो, समाज को आगे ले जाने की बात करते हो, तो क्या वास्तव में आप स्वयं जाति तोड़ने को तैयार हैं? जाति तोड़ने के लिए आपको दो बड़े जरूरी काम करने पड़ेंगे। एक तो
कास्ट मैरिज और एक खान पान। विचित्र बात यह है, जब मैं पैदा हुआ था, आज मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं बौद्ध हूं, मैंने बुद्ध का धम्म अपना लिया, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो मैं चमार था। तो मैंने इस समाज में ये देखा कि चमार वाल्मीकियों में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, खटीक धीमरों में नहीं करेगा, अहीर लोहारों में नहीं करेगा, लोहार खटीकों में नहीं करेगा, खटीक चमारों में नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप जातियां तोड़ ही नहीं सकते जब तक कि रोटी बेटी ना हो। और रोटी बेटी होना, मुझे मतलब हो सकता है मेरी बात से आप जो है इत्तेफाक ना रखें, नामुमकिन है जी। हिंदू समाज में हिंदू पैदा नहीं होते। हिंदू में हिंदू पैदा होने के बजाय तेली, तमोली, खटीक, धीमर, चूड़े, चमार, अहीर, महार, लोहार, कुर्मी, बामन, ठाकुर, क्षत्रिय, ये सब पैदा होते हैं, लेकिन हिंदू पैदा नहीं होते। जी हाँ, एक तरीका जरूर है, वो तरीका यह है, अगर आप जातियों को तोड़ने की बात करें तो बुद्ध के संघ में चले जाओ, बुद्ध की शरण में चले जाओ। अंततः सारी दुनिया का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भी केवल इतना समझ में आया कि भाई साहब, हिंदुओं के साथ माथापच्ची करने से बेहतर है बुद्ध की शरण में चले आओ। अंततः उन्होंने भी ये डिसीजन लिया। अगर तो आप इस बात को कहते हैं कि हाँ जाति तोड़ेंगे, जाति तोड़ने का एक ही माध्यम है, वो बुद्ध की शरण में जाने का। और मैं अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा अकलमंद नहीं मानता। इसलिए एक बात समझ में आ गई कि बाबा साहब ने कदम उठा लिया तो मुझे भी कदम उठा लेना चाहिए। उठा लिया। अब मैं जाति विहीन हूं, जातियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, जातियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे सब व्यक्ति समान दिखाई देते हैं, सबके साथ उठता बैठता हूं, खाना पीना होता है। पर हाँ, एक टेंशन रहती है। वो टेंशन क्या है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनका शादी ब्याह कैसे होगा, ये एक जो है चिंता का विषय रहता है। क्योंकि जाति तोड़ोगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, और जाति तोड़ने का केवल एक मार्ग मुझे तो दिखाई देता है कि आप बुद्ध की शरण में आ जाए। दैट्स इट। ओवर टू यू प्रदीप जी। जी, बहुत ही एक अलग बात आपने उठाई है। हालांकि इसमें आप जहां तक बामसेफ की बात करते हैं, बामसेफ के प्रशिक्षण शिविरों में बताया जाता है कि जाति कैसे टूटेगी। जाति के बारे में मैंने भी, सतीश बोध जी, हमने पढ़ा है, हमने प्रशिक्षण में पाया है कि जाति ये दिमाग में होती है, कास्ट इज नोशन, और वो नोशन को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक जाति नहीं टूट सकेगी। मैं डॉक्टर निसर्गन सर जी की तरफ आऊंगा। सतीश बोध जी ने एक बहुत ही अहम मसला भी उठाया है जो इसी संदर्भ में है, समाज निर्माण के, जाति तोड़ने के संदर्भ में, जातियों को तोड़ के एक समाज निर्माण के संदर्भ में। क्या आप बताना चाहेंगे जो इन्होंने कहा सतीश बोध जी ने, उसके संदर्भ में? जी सर, फिर हम जी जी, मतलब सतीश बौद्ध जी ने जो बात छेड़ी है, हो सकता है कि मैं उनके बातों से पूरी सहमति नहीं दर्शा पाऊंगा, क्योंकि जैसे आपने एक बहुत अहम बात कही है कि जाति, बाबा साहब के एनालिसिस ऑफ कास्ट में इन्होंने जाति को स्ट्रक्चर और नोशन के रूप में दर्शाया है। और जाति को अगर हमें खत्म करना है तो जाति के स्ट्रक्चर को खत्म करना पड़ेगा और जाति के नोशन को भी खत्म करना पड़ेगा। ये दो ढंग वाली चीजें हैं और दोनों को हमने अलग अलग ढंग में देखना चाहिए। बुद्ध का जो रेफरेंस है वो दोनों के संदर्भ में भी हमें देखना चाहिए। एक ये बात है। दूसरी एक बात है कि जो सर ने कही कि अगर जाति को खत्म करना है और बाबा साहब को अगर हमें उसका मॉडल के रूप में अगर हमें देखना है तो दो चीजें हमें देखनी चाहिए। दो कंसेप्ट है जाति विहीनता की। एक डिकास्ट बोलते हैं हमें, मतलब मैंने मेरी जाति छोड़ दी है, समाज का जो होगा वो होगा, मैंने मेरी जाति, तो उसको हम डिकास्ट कहते हैं। लेकिन अगर हमें पूरी समाज के जाति को जाति विहीन, मतलब जाति को डिस्ट्रॉय करके जाति विहीन बनाना है तो उसको हमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के कंसेप्ट में देखते हैं। जाति का पूरा उन्मूलन और समाज, मतलब समाज को एक साथ एक समता के स्वरूप में लाने का जो प्रयास है, इस दोनों कंसेप्ट भी अलग अलग कंसेप्ट है। बुद्ध के संघ में डिकास्ट होके मतलब संघ में प्रवेश मिलता था, मतलब डिकास्ट होके संघ में प्रवेश मिलता था, लेकिन संघ डिकास्ट के लिए काम नहीं करता था, संघ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए काम करता था। मतलब समाज व्यवस्था में जाति नहीं होनी चाहिए, मतलब वर्ण व्यवस्था कोई भेदाभेद नहीं होना चाहिए। सिर्फ जाति का भेदाभेद नहीं,
तो वो वर्ण का भेदाभेद हो, चाहे वो जेंडर का भेदाभेद हो, चाहे वो दास प्रथा का भेदाभेद हो, चाहे कौन से भी भेदाभेद के खिलाफ ये बुद्ध थे, तो जातीय भेदाभेद के भी खिलाफ थे। बाबा साहब का एक मतलब एनिलेशन ऑफ कास्ट जो बहुत प्रमाणित भाषण है उनका, जो बाद में ग्रंथ के रूप में आया, जिसमें बाबा साहब ने बहुत ही सटीक रूप से कहा है कि इंटरकास्ट मैरिज जो कही है, जो कोई खान पान है, ये एक मतलब उसका मार्ग हो सकता है, लेकिन ये कोई अल्टीमेट मार्ग नहीं है। अगर अल्टीमेट मार्ग क्या है, जो आपने कहा कि ये ऐसी भावना, जिस भावना के तहत लोगों के दिमाग में ये जाति व्यवस्था बैठी है, मतलब वो जाति व्यवस्था, वो भावना, वो ग्रंथ, जिन ग्रंथों ने ये भावना निर्माण की है, तो हमें डिस्ट्रॉय बिलीफ ऑफ हिंदू धर्म शास्त्र आगे लेके, तो बस आखिरी के तो बुद्धिज्म क्या है। हालांकि ये आज की चर्चा का विषय नहीं है, नहीं मैं बुद्ध की तरफ आऊंगा जी। का जो विषय है हमारा, वो संगठन शास्त्र के बारे में है। संगठन को बनाने के संदर्भ में, संगठन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में जो विनय संहिता है, जो संगठन बनाना है, समाज को जो बनाना है, जाति तोड़कर समाज को बनाना, उस संदर्भ में हम संगठन को कैसे चैनलाइज करें, संगठन को कैसे मजबूत करें, उस परिप्रेक्ष्य में है। तो मैं आपसे आगे यही जानना चाहूंगा कि जो ह्यूमन एनर्जी है, ये सारा आपने डिकास्ट की बात की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की, आखिर में तो लोग ही इसके लिए काम करने वाले हैं, मनुष्य संसाधन इसके लिए चाहिए, वैचारिक संसाधन इसके लिए चाहिए। तो ये जो वैचारिक संसाधन है, आइडियाज के जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, एनर्जीज है, उसका जो व्यवस्थापन करना पड़ता है संगठन शास्त्र में जो कहा जाता है। तो ये जो मैनेजमेंट विज्ञान है, मैनेजमेंट साइंस है, व्यवस्थापन विज्ञान है, उसमें तथागत बुद्ध के ये संगठन शास्त्र का किस प्रकार से प्रभाव है, इसके संदर्भ में आप दोनों जो हमारे पैनलिस्ट है इनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर निसर्गन सर से कि जो मैनेजमेंट साइंस है आज के परिप्रेक्ष्य में जो संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है, उस पर बुद्ध के जो विनय शास्त्र है, बुद्ध का जो संगठन शास्त्र है, बुद्ध ने जो जिस प्रकार से संगठन बनाया, उसका किस प्रकार से प्रभाव है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी सर, जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि मैं वही उसी संदर्भ में उसको कंटिन्यू करूंगा कि अगर हम ये देखें कि बुद्ध के संदर्भ में अगर मैनेजमेंट की बात कहेंगे हम, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट है क्या, व्यवस्थापन है क्या। तो व्यवस्थापन जिस चीज को हमें आगे करना है, उसके लिए जो कोई भी समस्या आने की हम सोचते हैं, तो उसको पहले ही सोच के हमने इसके ऊपर कोई उपाय योजना बनानी। ये इस ढंग से आज के स्वरूप में हमने मैनेजमेंट को तरफ देखते हैं। बुद्ध आज के नहीं, विश्व के सभी काल के मैनेजमेंट व्यवस्थापन के मतलब टीचर है, गुरु है, क्योंकि बुद्ध के संघ को सामने देखकर ही मैनेजमेंट की निर्मित हुई है, हमें दिखता है। क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट में क्या है, कोई भी मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शनिंग है, उसमें क्या है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तो लीडरशिप, कि संगठन को लीड करने वाला कौन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसकी नैतिकता क्या होनी चाहिए। तो ये अगर हम बुद्ध के संघ के तरफ देखते हैं, तो बुद्ध अपने आप में एक मॉडल है, अपने आप में नेतृत्व का एक ऐसे रूप है जिसके तरफ हम आज के किसी भी व्यवस्थापन के नेतृत्व को हम देखते हैं कि अगर किसी व्यवस्थापन का, किसी संगठन के व्यवस्थापन का अगर नेतृत्व कैसा होना चाहिए, ये अगर हमें देखना है, तो हमें बुद्ध के नेतृत्व के तरफ देखना पड़ेगा कि बुद्ध ने किस ढंग से निर्णय प्रक्रिया ली, किस ढंग से मतलब लोगों को इसमें शामिल किया, संघ में उनको किस ढंग से प्रक्रिया में लाया। मतलब उनकी जितनी भी आपने ह्यूमन एनर्जी की बात की, उनके खुद की एनर्जी, उनके स्किल की, उनके पोटेंशियल की जो यूटिलाइजेशन है वो संघ ने कैसे की, एक ये बात है। दूसरी बात है कि टीम बिल्डिंग जो है वो टीम बिल्डिंग की बात अगर किसी भी व्यवस्थापन में होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, उसमें टीम बिल्डिंग की बात होती है। और संघ उस टीम बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि संघ जिस ढांचे में, जिस स्ट्रक्चर में, मतलब कोई भी आके, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी प्रवचन नहीं ले सकता, किसी को भी उपसंपदा नहीं मिलेगी, कोई भी अरंत नहीं होगा,
ये जो उसका जो एक स्ट्रक्चराइजेशन है और उस स्ट्रक्चर को जो फंक्शनिंग में लाते हैं, तो वो टीम बिल्डिंग जो है कि मतलब किसने कौन सा काम किस ढंग से करना चाहिए, उसकी जो एक अनुशासन है, वो अनुशासन भी एक मॉडल है आज के किसी भी संगठन के व्यवस्थापन में। और एक चीज है इसमें, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज है कि मतलब आगे बढ़ेंगे। जी जी, मैं ये मतलब एक सेकंड एक मतलब प्रचार करने वाला, संगठन में सहभागी होने वाला कोई भी व्यक्ति किस ढंग का हो, उसकी मतलब पर्सनैलिटी कैसी हो, इसका अगर हमें प्रूफ देखना है तो हमें भिक्खू को देखना पड़ेगा। जी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात की। हम संगठन शास्त्र के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। मैं विनय बोध जी से इसी संदर्भ में जानकारी चाहूंगा कि जो बुद्ध के विचार है, बुद्ध ने जो संगठन बनाया, आज भी वो संगठन जो है उनका, जो भिक्खु संघ हो या श्रावक संघ हो, जो जिस विचार के बुनियाद पर उन्होंने बनाया, जिस विचार के प्रचार प्रसार के लिए बनाया, उसका प्रभाव आज मैनेजमेंट साइंस पर भी है। तो वो किस प्रकार से देखते हैं? अगर ये मैनेजमेंट साइंस में जो आज कुछ बातें आ रही है, तो ये संगठन शास्त्र है बुद्ध का, इस संगठन शास्त्र के आधार मतलब जो उसका प्रभाव है, उसका सहसंबंध आज क्या है मैनेजमेंट साइंस के बारे में, उसके संदर्भ में कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताएं। प्रदीप जी, वर्तमान में जो संगठनात्मक जो थ्योरीज हैं, जो पद्धति उपलब्ध हैं, वो मुख्य रूप से जो कंपनीज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है। वो जो थ्योरी है, मैनेजमेंट थ्योरी हो गई, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी हो गई, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी हो गई, रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या आईटी सेक्टर में हो गया, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर देयर। तो आज का जो मैनेजमेंट है वो मुख्य रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करता है, ऑफिशियल कामों को फोकस करता है। जो बुद्ध का संगठन था वो जन कल्याणकारी था। आज के जो संगठन की बात हो रही है, मुख्य रूप से जो एमबीए में पढ़ाया जा रहा है, जो बीबीए में पढ़ाया जा रहा है, खासतौर पे बड़ी बड़ी कंपनीज में जो बताया जा रहा है, उसका संबंध है व्यापारिक दृष्टिकोण से। उसका संबंध प्राइमरी जन कल्याण नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट से हो सकता है जन कल्याण हो, लेकिन जन कल्याण होने के एवज में धन की प्राप्ति का किया जाना एक उनका मुख्य उद्देश्य रहा है, क्योंकि उसी के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूं इस तरह के संगठनों को बुद्ध के द्वारा बनाए गए संगठन से, तो आपको पता चलेगा देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम। भीख मांगते थे और खाते थे, और उनका प्राइमरी मोटो धन इकट्ठा करना था ही नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो सके। अब निर्वाण की प्राप्ति करने का मार्ग बताया जाना निहित होता था। लोगों में शिक्षा पहुंचाना उनका प्राइम उद्देश्य होता था। जो बात करते हैं 3 ज्वेल्स की, जो बात कर रहे हैं 10 पारमिताओं की, जो बात कर रहे हैं अष्टांगिक मार्ग की, जो बात करें पंचशील और अष्टशीलों की, जो बात कर रहे हैं संपूर्ण विनय पिटक की, जो नियम कायदे कानून निर्धारित करता है भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए, और साथ ही साथ उपासक और उपासिकाओं के लिए वो निर्धारित करता है। फिर उसके बाद अभिधम्मा पिटक भी है और सुत्त पिटक भी है। तो उसके माध्यम से अलग अलग विचारधाराओं को अंततः जो एक शब्द में कह दूं निर्वाण, निर्वाण मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा है जिस पराकाष्ठा पर पहुंचकर सुख और दुख की अनुभूति समाप्त हो जाती है। ये मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा है जहां जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा है जहां पहुंच करके लिंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद, क्षेत्रवाद सब समाप्त हो जाते हैं। ये वह मस्तिष्क की स्थिति होती है जहां जाकर मनुष्य केवल मनुष्य दिखाई पड़ने लगता है। ये मानवीय मस्तिष्क की उस उच्चतम पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है मानवीय मस्तिष्क को, जहां पहुंच करके केवल और केवल मनुष्य और जीव जंतुओं के प्रति करुणा, मैत्री और बंधुत्वता का भाव ही पैदा निहित हो जाता है मस्तिष्क में।
जहां किसी के प्रति भी लेस मात्र भी ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। अब उस स्थिति तक पहुंचाने का प्रसार प्रचार ये बुद्ध का जो संघ था वो किया करता था। आज वर्तमान में देखें तो एक तो व्यापारिक संगठन हो गए, और दूसरी तरफ राजनीतिक संगठन हो गए, और तीसरी तरफ सामाजिक संगठन हो गए। यकीन जानिए, बड़ा व्यवहारिक होकर बात कर रहा हूं, ये 3 तरह के संगठन में डिस्कस कर रहा हूं। तीनों संगठनों का जन कल्याणकारी उद्देश्य सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? मैन, मशीन, मटेरियल को जुटाना और मनी, मैन, मशीन, मटेरियल और मनी, इन सबको जुटाना, इनको व्यवस्थित करके फिर बदले में कुछ प्राप्त करने की अनुभूति करना। तो ये उद्देश्य रह गया है। अदरवाइज अगर मैं बुद्ध के संघ की बात करूं तो वो तो आज के वर्तमान संगठनों से भी कहीं ज्यादा था, जो ये कहता था कि हमें पाना क्या है। पहले लक्ष्य निर्धारित करते थे, किस गांव में जाना है, किस शहर में जाना है, किस संबंध में जाना है, क्या बात कहनी है। अच्छा, मजे की बात ये थी, वो थ्योरेटिकल काम नहीं करते थे, वो थ्योरेटिकल के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग किया करते थे, प्रयोग करके दिखाते थे ताकि लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो उसके लिए जरूरत पड़ती थी प्लानिंग की। वो योजनाबद्ध तरीके से काम करते थे और प्लानिंग करते थे तो कितने गांवों में जाना है, किस किस व्यक्ति को वहां पहुंचना है। ये ह्यूमन रिसोर्स जो कह रहे हैं ना, ह्यूमन एनर्जी, उसी की बात कर रहा हूँ। कितने लोग कितने गांव में जरूरत है, मतलब इस वाले गांव में 5 भिक्खु जाएंगे, उस वाले गांव में 4 भिक्खु जाएंगे, उस वाले गांव में इतने भिक्खु जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बाकायदा कि 4 फॉलोअर, 1 लीडर, और एक निर्धारित मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल पे परिचर्चा करने जा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप वो चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद स्टाफिंग होती थी, मैं ये काम तो करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फला फला तारीख पर, फला फला समय, फला फला गांव में, फला फला व्यक्ति के घर, फला फला जगह पर ये कार्यक्रम होना है। लेकिन वहां जाके करेगा कौन? ये 4 लोग हैं। 4 लोगों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, ज्यादा समझदार कौन है, कौन ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है? स्टाफिंग करते, फिर डायरेक्ट करते थे, दिशा निर्देश दी जाती थी, दिशा निर्देशन होता था बाकायदा कि जो है आप जब जाएंगे तो आपका डायरेक्शन क्या रहेगा, किस दिशा में आप काम करने जा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसका असर कहां कहां पर होगा, कौन कौन लोग इससे प्रभावित होंगे, जी उसका प्रभाव क्षेत्र कैसा रहेगा। और अंत में जी नियंत्रण भी तो होता था कि उन सब जी चीजों जी को नियंत्रित ढंग से कर सके, है ना। ओवर टू यू प्रदीप जी। जी जी। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, जो व्यवस्थापन की बात आपने उठाई कि एक लक्ष्य निर्धारित करके किस प्रकार से कार्य किया जाता था। हम जो संगठन में आज काम कर रहे हैं, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि किस प्रकार से हम लोग भी उसी लाइन ऑफ थिंकिंग में, उसी से प्रेरणा लेकर काम करते हैं। तो मैं डॉक्टर निसर्गन सर से ये भी जानना चाहूंगा, हम चर्चा के अंतिम चरण में हैं, जो विनय संहिता की हम बात कर रहे हैं, संगठन शास्त्र के संदर्भ में विनय संहिता, तो इसकी आज प्रासंगिकता किस प्रकार से है, इसके ऊपर आप बताइए डॉक्टर निसर्गन सर। इस संदर्भ में मैं सतीश बौद्ध जी से भी जानना चाहूंगा, और फिर चर्चा का अंतिम पड़ाव हमारा है। ये चर्चा समाप्त होने वाली है अभी 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट में अंदर। जी निसर्गन सर। जी जी। एक बिल्कुल बिल्कुल इसकी 100% प्रासंगिकता है। एक तो जिस जिस संदर्भ में, जिस बैकग्राउंड पे भिक्खु संघ की निर्मित हुई थी, बस उसी से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समस्या आज के समाज में हमें दिखाई देती है। उस समय वर्ण व्यवस्था का शोषण था, तो आज जाति व्यवस्था का शोषण है। उस समय लिंग भेद के आधार पर शोषण था, तो आज तो उसका बहुत चरम सीमा पर वो शोषण हमें दिखाई पड़ता है। मतलब वो समाज में नैतिकता का जो अधपतन आज हमें समाज में दिखता है, तो वो नैतिकता का समाज की निर्माण करना, जो जिस तरह से मतलब पूरे विश्व में साम्राज्यवाद जो बढ़ते जा रहा है, उस साम्राज्यवाद को रोकना, जिस तरह से सर ने बोला कि एक कारखानदारी व्यवस्था की जो प्रक्रिया यहाँ पे चली है, नफा तोटा की जो प्रक्रिया चली है, जिसमें मानवीय चेहरा हमें दिखने को नहीं मिलता, तो वो चेहरा अगर हमें लाना है तो आज हमें बुद्ध के संघ की या बुद्ध के विनय संहिता की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक बात मैं इसमें कहूंगा कि बुद्ध के विनय संहिता में मतलब बुद्ध के जिस प्रचारक के लिए जितने भी
एक तानाशाही का निर्णय नहीं होना चाहिए। आज के जो संगठन है, अगर उस संगठन को जो चाहते हैं कि हम बुद्ध के आदर्शों को प्रचारित करें, तो उनको ये ध्यान में इस ढंग में हमें देखना चाहिए कि हमने तानाशाही के निर्णय की प्रक्रिया में उसको रोकना पड़ेगा। अगर हम बुद्धों के संघ को देखते हैं, हमने इस खासकर फुले अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखते हैं, उसके लिए अगर हम प्रासंगिकता देखते हैं, तो हमें इस बात के लिए भी देखना चाहिए कि संघ का जो मॉडल है, वो संघ का मॉडल समाज में जितना भी शोषण, जिस ढंग का शोषण था, उस ढंग के शोषण के लिए वो प्रचार और प्रसार करता था। तो ये जो प्रचार और प्रसार है, इस ढंग का प्रचार और प्रसार करने के लिए आज के संगठन के लिए, आज के स्टेट के लिए, आज के सोसाइटी के लिए और एक व्यक्ति के लिए भी इसकी बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतीश बौद्ध जी से भी जानना चाहूंगा कि संगठन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में जो बुद्ध की विनय संहिता है, आज के संगठन जो काम कर रहे हैं हम लोग, उस संदर्भ में विनय संहिता की किस प्रकार से प्रासंगिकता आप देखते हैं? प्रदीप जी, आपकी वॉइस है ना बिल्कुल ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आया क्या कहा। मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ, फिर से बोल रहे तो सवाल दोहराऊंगा। जो विनय संहिता है, आज जो हम संगठन के कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने संगठन बताया राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो ये सभी जो समाज निर्माण के लिए संगठन कार्य कर रहे हैं, उसमें बुद्ध की विनय संहिता की किस प्रकार से प्रासंगिकता है, कैसे देखते हैं आप इसकी तरफ? चर्चा के लिए हमारे पास केवल मतलब ये है, हाँ, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन करंट सिनेरियो, है ना। बुद्ध ने जो हमें मार्ग बताया है, विनय संहिता की प्रासंगिकता के ऊपर जहां तक सवाल है ना विनय पिटक या विनय संहिता की प्रासंगिकता वर्तमान में, तो इसमें दो राय नहीं है कि बुद्ध का संपूर्ण ज्ञान व्यवहारिक है और आज भी वो पूरी तरह से प्रासंगिक है, क्योंकि वो विनय पिटक के माध्यम से जब हम संगठन की बात करते हैं, तो वो हमें ये मार्ग बता रहे हैं कि हाउ टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये मार्ग जो है बताते हैं बुद्ध। दूसरा है कि बुद्ध ने ये बताया कि जीवन परिवर्तनशील है, पल पल प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो संगठन है, जो विनय संहिता है, वो ये कहती है कि बदलते हुए परिवेश में आप अपने आप को कैसे उसके अनुसार ढालेंगे। तो एडेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज, ये जो है हमें विनय संहिता के संगठनात्मक शिक्षा से प्राप्त होता है। और तीसरा जो मैं समझ पा रहा हूं, दैट गिव्स एक्चुअली यू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। हमें एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की समझ देता है कि किस तरह से हम लोगों को व्यवस्थित ढंग से उनके माध्यम से ज्यादा बेहतर कार्य करा सके। जैसे भिक्षुओं के माध्यम से आप देखो ना, यहाँ भारत में एक धम्म पैदा हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया, वो अपना आप थोड़ी ना हुआ, पूरा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन था और लोग चेंज को महसूस कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार किया। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम संगठन से जुड़ते हैं, विनय संहिता ये कहती है कि हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। संगठन के विकास के साथ साथ व्यक्तिगत विकास भी निहित होता है। व्यक्तिगत विकास इसलिए निहित होता है कि हमें सीखने को मिलता है, हमें एग्जीक्यूट करने को मिलता है, हमें जो है मानसिक विकास और overall improvement of our personality actually gets reflected when we work in a social spectrum। तो इस तरह से जो है विनय संहिता हमें पूरी तरह से प्रासंगिक होती हुई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी दिखाई देती है। ओवर टू यू प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो विनय संहिता की प्रासंगिकता बताई है, मैं सभी हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि 5 तारीख से जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, बुद्ध के विचारों के संदर्भ में हमारी चर्चा हो रही है। देश भर से, हमारे विभिन्न राज्यों से जो विशेषज्ञ है, अभ्यासक है और इसके बारे में जो जानकार है, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे पैनलिस्ट को हम बुलाते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं, ताकि कार्यकर्ताओं के सामने ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी हो, डिबेट हो। तो आज के जो पैनलिस्ट है उनका मैं आभार व्यक्त तो करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले आप
इस विषय के संदर्भ में एक लाइन में क्या मैसेज आज कंक्लूडिंग ओपिनियन रखना चाहेंगे, एक लाइन में सर? निसर्गन सर। जी, दो चीजें रखूंगा सर मैं। एक तो जी। बिल्कुल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा बुद्धिज्म ने संघ के द्वारा दिया था, तो वो नारा उसी मैसेज को लेके फुले अम्बेडकराइट जो संगठन चलाने वाले पूरे जो कार्यकर्ता है उन्होंने उसी ढंग से समाज में जाना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी एक चीज संघ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, वो ये कि बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जब आपकी ईमानदारी पे अगर कोई खतरा मंडराता है तो आपको संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। तो ये मैसेज बुद्ध का जो संघ के लिए उसके विनय के लिए जो दिया था, फुले अम्बेडकराइट कार्यकर्ताओं ने इस मैसेज को अपनी ईमानदारी के ऊपर कोई शक करता है, उसके ऊपर अगर कोई आंच आती है तो उसके लिए संघर्ष के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। बस यही बुद्ध का जो मैसेज है उसको मैं प्रोसीड करना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। सतीश बहुत जी, एक लाइन में क्या आज कंक्लूडिंग ओपिनियन रखें आज के विषय के बारे में? अगर शक्ति चाहते हो तो संगठन का हिस्सा बने, क्योंकि संगठन में ही शक्ति। थैंक यू जी, बहुत 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 ही एक आपने जो बात कही, जो संगठन के सिवाय हमारे सामने कोई पर्याय नहीं है, और अगर संगठन के माध्यम से ही जो समाज निर्माण करना चाहते हैं वो संगठन के माध्यम से ही हो सकता है। जो भी बात हम करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं या एक अच्छा आदर्श समाज तैयार करना चाहते हैं, तो बिना संगठन ये संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर आपको संगठन के माध्यम से करना है तो पहले हमें जो बुद्ध की विनय संहिता है, बुद्ध ये बहुत बड़े संगठन के निर्माता माने जाते हैं, प्रचार तंत्र के आद्यजनक माने जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने जो विनय संहिता की, तो उसके विनय संहिता को हर कार्यकर्ता ने पढ़ना चाहिए। और भी काफी बातें हैं जिसके बारे में हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे, और इन चर्चाओं को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मूल निवासी टाइम्स जो है हमारा, उसको आप पढ़ सकते हैं। और इसकी सदस्यता के लिए आप सामने दिए गए क्रमांक पर 01123854369 पर आप SMS कर सकते हैं, आपको जानकारी होगी। और अगर अंग्रेजी में आप कुछ चर्चाएं इस प्रकार की पढ़ना चाहते हैं तो मूल निवासी ऑर्गेनाइजर इस इंग्लिश मंथली को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए आप जानकारी लेंगे 9868946240 पर। और मैं पैनलिस्ट की अनुमति चाह करके और एक घोषणा यहाँ पर करना चाहूंगा। आज जो शाम को हमारा जो परिचर्चा है वह है भारतीय सभ्यता का केंद्र बिंदु बुद्ध विचार। भारतीय सभ्यता का केंद्र बुद्ध विचार, इसमें पैनलिस्ट के रूप में जुड़ेंगे हमारे साथ मूल निवासी धनंजय झाकड़े महाराष्ट्र से, मूल निवासी अशोक राणा जी महाराष्ट्र से, मूल निवासी सुधीर राज सिंह दिल्ली, और मुन्नी भारती जी JNU से। तो ये सभी पैनलिस्ट होंगे। और शाम को साथियों जो 7 बजे आज हमारा कलाचार का कार्यक्रम होगा, जागृति गीत इसमें प्रस्तुत करने वाले हैं अंजलि वर्मा और गौरव वर्मा, ये जीवन साथी है, ये हमारे साथ रूबरू होंगे। और प्रबल प्रताप और उनके साथी है वो गुजरात में है, और वहां से वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये सारे कार्यक्रम आप देखेंगे। शाम को 7 बजे आप हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और रात को 9 बजे फिर से जुड़ेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा रही, मुझे लगता है कि इस चर्चा जो जानकारी मिली उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो हमारे YouTube और Facebook चैनल पर अभी भी उपलब्ध है। इसकी लिंक आप अपने मित्रों, अपने परिवार में सभी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं सभी का पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं और दर्शकों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय मूलवासी। जय भीम, जय मूलवासी।